सहयोगी हैं, ये नहीं कि वो एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। यह एक सुनिश्चित तथ्य है कि वैज्ञानिकता के बिना धर्म अंधविश्वास बन जाएगा। इसी तरह आत्मिकी के बगैर विज्ञान अनैतिक और उच्छृंखल बन जाएगा। अगर स्पिरिचुअलिटी में साइंस नहीं आएगा तो वो एक अंधविश्वास का फॉर्मेट लेकर के बैठ जाएगा। और उसके उल्टा यदि साइंस में स्पिरिचुअलिटी नहीं जाएगा तो वहां पे नैतिकता कुछ बचेगी ही नहीं, उच्छृंखल हो जाएंगे, लोगों के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा और वो अनाप शनाप कुछ भी करते फिरेंगे। आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है इन दोनों में तालमेल हो, पारस्परिक सहयोग का स्नेह बंधन हो। असहयोग होने पर तो हानि के सिवा और कुछ न होगा। इनका पारस्परिक विग्रह संसार की प्रगति और संस्कृति को नष्ट करने वाला ही सिद्ध होगा। ऋषियों का विज्ञान है यह। वैज्ञानिक अध्यात्म के मंत्र दृष्टा युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की चेतना चिंतन में निमज्ज थी। यह सन 1946 ईस्वी के सितंबर माह की 1946 में सितंबर की बात है। अभी एक दिन पहले उनका शारीरिक जन्मदिन था। 21 सितंबर 1946 की बात है। और इस जन्म दिवस वाले दिन ब्रह्म वेला में उन्हें समाधि की शिखरों पर कुछ संकेत, कुछ संदेश प्राप्त हुए थे। यूं तो अपनी मार्गदर्शक सत्ता के प्रथम मिलन वाले ब्रह्म मुहूर्त वसंत पंचमी 1926 से प्रत्येक दिन का ब्रह्म मुहूर्त उनके लिए विशिष्ट होता आया था, पर इस दिन इसकी विशिष्टता कुछ खास विशेष थी। हिमालय के ऋषि सत्ताओं एवं सदगुरुदेव स्वामी सर्वेश्वरानंद जी की सूक्ष्म अनुभूतियों की श्रृंखला के साथ उनके चिदाकाश में वैज्ञानिक अध्यात्म के दो शब्द महामंत्र की तरफ प्रकाशित और ध्वनित हुए थे। यह वैज्ञानिक अध्यात्म के महामंत्र का प्रथम साक्षात्कार था। ऐसा साक्षात्कार कराने वाली दिव्य अनुभूतियों के बाद हमेशा ही उनके अंतर जगत एवं बाह्य जगत में घटनाक्रमों का एक क्रम चल पड़ता था। गुरुदेव के जीवन की घटना है। 1946 की बात हो रही है, 21 सितंबर की बात है। सो ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसी बेला होती है जिसमें कि हमें हमेशा ही अच्छी चीजें और कुछ स्पेशल इंडिकेशन मिलता है। सो गुरुदेव को उस दिन की ब्रह्म बेला में जो है वैज्ञानिक अध्यात्म दो शब्द उन्हें सुनाई दिए, और ये दो शब्द जो है उनके लिए एक सूत्र के जैसा था, एक फॉर्मूला के जैसा था। E = mc², छोटा सा फॉर्मूला है बट उसके पीछे कितना सारा साइंस है। तो उसी टाइप से वैज्ञानिक अध्यात्म एक फॉर्मूला के रूप में उन्हें इंडिकेशन मिला उनके गुरुदेव से। और नीचे लिखा जा रहा है कि ऐसा साक्षात्कार कराने वाली दिव्य अनुभूतियों के बाद, जब भी ऐसी अनुभूति उनके जीवन में आती थी, उसके बाद उनके अंतर जगत एवं बाह्य जगत में घटनाक्रमों का एक क्रम चल पड़ता था। उनका इनर वर्ल्ड भी और आउटर वर्ल्ड भी दोनों ही वैसे फेवरेबल कंडीशंस की ओर आगे बढ़ते जाते थे। सो इस घटना के आगे का क्रम ऐसा रहता है कि इसके बाद गुरुदेव के पास एक राम नारायण केडिया जी थे। वो गुरुदेव की अखंड ज्योति हमेशा पढ़ा करते थे और गुरुदेव से वो लेखन करते थे, उनको लेटर भेजा करते थे। सो केडिया जी का एक पत्र आया था और उस पत्र में लिखा हुआ था कि पिछली बार उन्हें जो है शांति निकेतन जाने का मौका मिला। शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर जी की स्थापना है। सो वहाँ पे जो है ऐसे तो वो कई बार भी गए थे, लेकिन वहाँ उनकी भेंट मुलाकात हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से हुई थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बहुत बड़े लेखक और कवि रहे हैं, लेखक रहे मूलतः। सो 1930 में शांति निकेतन में हिंदी के प्रिंसिपल के रूप में वहाँ ज्वाइन किए थे, हिंदी के प्रोफेसर के रूप में ज्वाइन किए थे। वैसे तो द्विवेदी जी रहने वाले यूपी बलिया से थे, बट रविन्द्रनाथ टैगोर जी के आग्रह पे वो वहाँ चले गए, वरना उन्हें बीएचयू वगैरह में भी और भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का अपॉर्चुनिटी था। बट द्विवेदी जी शांति निकेतन में पढ़ाया करते थे। सो गुरुदेव के पास केडिया जी का पत्र आया था कि आपसे जो है सो द्विवेदी जी मिलना चाहते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मिलना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने आपकी जो बुक पढ़ी और आपकी अखंड ज्योति पत्रिका पढ़ी, तो एक बार कहा था उन्होंने कि हमें उनके संपादक से मिलाओ। सो गुरुदेव के पास जब ये पत्र आया तो गुरुदेव 2 दिन के भीतर भीतर, मथुरा थे उस समय, तो मथुरा से उन्होंने तुरंत तैयारी कर ली वहां जाने के लिए, शांति निकेतन जाने के लिए, कलकत्ता जाने के लिए। और जब वो वहाँ कलकत्ता पहुंचते हैं तो उन्होंने जो है सो वहां जा करके, पिछली बार शांति निकेतन की यात्रा में टैगोर जी से मुलाकात हुई थी, लेकिन वो काफी बीमार थे। बट इस बार ऐसा हुआ कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और टैगोर जी के लड़का वहां प्रेजेंट थे। टैगोर जी इस बार नहीं थे, वो जीवित नहीं रहे थे। तो जब द्विवेदी जी से गुरुदेव की मुलाकात होती है तो दोनों लोग एक दूसरे को देखते हैं और बड़ा ही बेसिक जो कटसी होता है, दंड प्रणाम का जो चीज होता है, उसके बाद इसी के साथ उन्होंने आकाश की ओर दृष्टि डाली और कहा, बड़ा ही सुंदर सुयोग है जो आप पधारे हैं।
अभी थोड़ी देर में यहाँ व्याख्यान भवन में प्रोफेसर सीवी रमन का व्याख्यान होने वाला है। वह आज ही यहाँ पधारे हैं। जब से प्रोफेसर रमन को फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला है, उनसे सभी सुपरिचित हो गए हैं। आज की विशेष है कि वह अपना आज का व्याख्यान भौतिक विज्ञान या रमन प्रभाव पर नहीं देने वाले हैं। आज जो सीवी रमन का स्पीच था, जो लेक्चर था, वो फिजिक्स के ऊपर नहीं था या रमन इफेक्ट के ऊपर नहीं था, बल्कि विज्ञान को अध्यात्म की आवश्यकता पर देने वाले हैं। द्विवेदी जी की ये बातें सुनकर गुरुदेव द्विवेदी जी, केडिया जी और दो तीन लोग थे, सब लोग जो हैं जल्दी से वहां कॉन्फ्रेंस हॉल में चले जाते हैं, जहां पे कि सीवी रमन का भाषण हो रहा था। प्रोफेसर जस्ट एक सेकेंड। प्रोफेसर सीवी रमन लंबा काला गाउन पहने खड़े थे और बोल रहे थे, 20वीं सदी विज्ञान की सदी बन चुकी है। हम लोग अभी जो स्टेटमेंट सुन रहे हैं, ये नोबेल पुरस्कार विजेता, नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत रहे प्रोफेसर रमन की बात है। 20वीं सदी विज्ञान की सदी बन चुकी है। कोई देश इसके चमत्कारों के प्रसार से अछूता नहीं है। जो आज हैं भी वे कल नहीं रहेंगे, परंतु विज्ञान का प्रयोग मानव हित में हो, यह चुनौती न केवल समूचे विज्ञान जगत के सामने बल्कि समूची मानवता के सामने है। वैज्ञानिकता, विज्ञान एवं वैज्ञानिकों को हृदयहीन व संवेदनहीन नहीं होना चाहिए। वे हृदयवान हो, संवेदनशील हो, इसके लिए उन्हें अध्यात्म का सहचर्य चाहिए। प्रोफेसर सीवी रमन का प्रत्येक शब्द दिल में उतरने वाला था। थोड़ी देर बाद जब उनका व्याख्यान समाप्त हो गया, तो द्विवेदी जी ने आचार्य जी से आग्रह किया कि चलिए आपको प्रोफेसर रमन से मिलाते हैं। प्रोफेसर रमन पहले भी कई बार शांति निकेतन आ चुके थे, इसलिए द्विवेदी से उनका सहज परिचय था। इस समय वह अतिथि भवन में ठहरे थे। आचार्य द्विवेदी इन सभी के साथ उनके कक्ष में पहुंचे। इस समय वह टहल रहे थे। विश्व कवि के सुपुत्र रथी बाबू उनके कक्ष से बाहर निकल रहे थे। अभिवादन के आदान प्रदान एवं संक्षिप्त परिचय के साथ सभी ने प्रोफेसर रमन को उनकी उत्तम वक्तृता के लिए आभार दिया। इस पर वह बोले, बात आभार की नहीं, बात क्रियान्वयन की है। देखो, बड़े लोग हमेशा ऐसे ही होते हैं। सीवी रमन अच्छा बोले तो सब कोई बोला कि हाँ हाँ बढ़िया बोले, बढ़िया बोले। तो रमन साहब बोले कि भैया ठीक है, थैंक यू सो मच से तो काम चलेगा, बट मेजर पार्ट है कि इसको इम्प्लीमेंट करना है। इस पर गुरुदेव बोले, क्रियान्वयन तो अध्यात्म क्षेत्र में भी होना है, उसे भी विज्ञान का सहचर्य चाहिए। विज्ञान के प्रयोग ही उसे मूर्ताओं, भ्रांतियों, अंध परंपराओं से मुक्त करेंगे। गुरुदेव बोलते हैं कि जिस तरीके से साइंस को स्पिरिचुअलिटी के सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज यदि वैज्ञानिक हृदयहीन हो गया, वे साइंस के पक्षधर लोगों की संवेदना अगर खत्म होती चली गई, तो उस विकास का कोई महत्व नहीं है। उसी तरीके से अध्यात्म से यदि एक्सपेरिमेंटेशन पार्ट को रिमूव कर दिया गया, तो फिर वापस से मूर्ताएं, भ्रांतियां और अंध परंपराएं ही यहाँ पे जड़ जमा लेंगी। तरुण तपोनिष्ठ आचार्य श्री की इस बात का सभी ने संवेद समर्थन किया। और तब प्रोफेसर रमन ने कहा, 20वीं सदी भले ही विज्ञान की सदी हो, पर 21वीं सदी वैज्ञानिक अध्यात्म की सदी होगी। वैज्ञानिक अध्यात्म, इसी का साक्षात्कार तो तपोनिष्ठ आचार्य श्री ने अपने समाधि शिखरों पर किया था। उस दिन इस पर सभी मनीषियों की व्यापक परिचर्चा हुई और वहां से वापस आने पर वैज्ञानिक अध्यात्म के मंत्र दृष्टा आचार्य श्री ने जनवरी 1947 में वैज्ञानिक अध्यात्म पर एक विशेष अंक प्रकाशित किया, जिसकी प्रथम पृष्ठ की अंतिम पंक्ति में लिखा था, अखंड ज्योति के पाठकों, स्मरण रखो, सबसे पहले जिसे पढ़ने और हृदयंगम करने की आवश्यकता है वह वैज्ञानिक अध्यात्मवाद ही है। यही ऋषियों का विज्ञान है। इस तरीके से मोटे तौर पे कहने का भाव यही है कि जो साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी है, ये अपने आप में एक बैलेंस्ड अप्रोच है और हम सभी लोगों को अपने जीवन में दोनों ही चीजों को समावेश करके आगे बढ़ना चाहिए, विज्ञान का तर्क और अध्यात्म की संवेदना। आगे जिस पर्टिकुलर बुक को हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, ये थोड़ा हम लोगों का काइंड ऑफ इंट्रोडक्टरी जैसा भी आप मान सकते हो एक बार के लिए, और साथ ही साथ थोड़ा सा वैज्ञानिक अध्यात्म के ऊपर इम्फेसाइज करने की इच्छा थी। इस इंटेंट के साथ आज हम लोग इसको डिस्कस किए हैं।
और आगे के लिए आपको मैं ये थोड़ा सा गाइड करता हूँ कि आगे हम लोग का डिस्कशन किस ओर जाएगा। सो ये बुक है चमत्कारी विशेषताओं से भरा मानवीय मस्तिष्क। इसमें जो चैप्टर हैं, पहला चैप्टर है मानवीय मस्तिष्क प्रत्यक्ष कल्पवृक्ष। इसको हम लोग सेशन 1 2 3, तो आज तो 1 हो गया, 2 और 3 अगले 2 सेशन में इस पे डिस्कशन होगा। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट चैप्टर उसमें है पीड़ा होना या पिछड़ा पिछड़ा होना या प्रतिभावान बनना अपने ऊपर निर्भर है। इसको सेशन 4 और 5 में रखेंगे। देन नेक्स्ट है बुद्धि बढ़ाने के उपाय, सेशन 6 में जाएगा। स्वप्न जो है रात्रि का भटकाव मात्र नहीं है, सेशन 7 8 और 9 में रखेंगे। परिष्कृत मस्तिष्क ही दिव्य परिष्कृत मस्तिष्क की दिव्य क्षमताएं, ये सेशन 10 11 और 12 में रखेंगे। सो इस तरीके से ये पूरा वांग्मय हम लोग 12 डिफरेंट सेशन में उसके कंटेंट के समरी को ले लेकर के आगे बढ़ेंगे। आप सबसे ये जरूर रिक्वेस्ट, जहाँ पे आपको कुछ फीडबैक जैसी चीजें लगेंगी, आप उन चीजों को पर्सनल मैसेज के थ्रू या किसी भी तरीके से जरूर जो है शेयर करते चलना। आज का सेशन को एंड करने से पहले थोड़ा सा एक पार्ट और इम्फेसाइज करना है। वो है युग निर्माण सत्संकल्प। युग निर्माण सत्संकल्प क्या है कि गुरुदेव ने जैसे 18 पॉइंट्स में समराइज किया है कि हमें अपने जीवन शैली में किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो ये सत्संकल्प के कुछ पॉइंट्स, आज 6 पॉइंट को डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टाइम 6, नेक्स्ट टाइम 6 को। और इसको जब हम लोग सेशन जिस दिन जितने बजे भी एंड हुआ करेगा, आखिरी में उस सत्संकल्प को दोहराएंगे और उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। सो पहला संकल्प है कि हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को जीवन में उतारेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम याद रखेंगे भगवान हर जगह प्रेजेंट है। हम ये ध्यान रखेंगे कि हमारा कोई भी डिसीजन जो है उनके डिसिप्लिन से अलग ना हो। हम सच का पालन करेंगे चाहे परिस्थिति कैसा भी हो, और अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए हमेशा ट्रू इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन किया करेंगे। ये पहला सत्संकल्प है। दूसरा है कि शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। जब कभी हम किसी टेम्पल कॉम्प्लेक्स में जाते हैं, परिसर में जाते हैं, तो अक्सर हम लोगों के साथ ऐसा होता है कि हम बहुत केयर करते हैं, हम थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ी नहीं फैलने देते हैं। तो आप मान के चलो कि हमारा शरीर जो है भगवान का दिया हुआ मंदिर है। तो इस शरीर की भी हमें उसी तरीके से रोज एक समय भोजन करें, शुद्ध आहार लें, नियमित व्यायाम को दिनचर्या में शामिल रखें, अच्छी नींद लें, हम रेस्ट नहीं करते हैं, बुरी आदत जैसे धूम्रपान शराब से बचें, और समय समय पे खुद का स्वास्थ्य परीक्षण कराएं। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है इंद्रिय संयम, समय संयम, अर्थ संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। खुद के ये खुद के इंद्रिय सुख में लिप्त नहीं होंगे। उदाहरण के तौर पे अधिक खाने से बचे और बेहतर व्यायाम करें। अपने समय का सही सही उपयोग करें, किसी भी कार्य को बिना सोचे न समझे न करें। पैसा केवल उपयोगी कार्य में खर्च करें, इसे केवल भौतिक सुखों के लिए न फेंके। और अपने विचारों पर नियंत्रण रखें, नकारात्मक सोच से बचे, हमेशा सकारात्मक सोचे। अगला सत्संकल्प है अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। समाज में किसी भी असमानता या अन्याय को देखकर चुप नहीं रहेंगे। सामूहिक कार्य में भाग लेंगे, दूसरों की मदद करेंगे, किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करेंगे, चाहे वह समय, ऊर्जा या धन से हो। और समाज में बदलाव लाने के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। छठा है मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। इसका इम्प्लीमेंट ऐसे करना है कि अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को एग्जीक्यूट करना है, जैसे कि कानून का सम्मान है, चुनाव में वोट है, सामाजिक मर्यादा का पालन जैसे अनुशासन है, सम्मान है, शिष्टाचार है। गलत कार्य को देखकर चुप नहीं रहना है, उसका विरोध करना है। व्यवहार और कार्य में समाज के हित को जरूर ध्यान में रखना है। एक शायद बीच में स्किप हो गया लगता है। इस तरीके से जो है युग निर्माण के सत्संकल्प हैं, इसको हमें जो है अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। जस्ट एक मिनट, एक कोई सा, हाँ, एक तीसरा पॉइंट था जो स्किप हो गया है। तीसरे पॉइंट में था कि मन को कुविचारों से बचाए रखने के लिए, कुविचारों दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे।
इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, तो डेली कम से कम 10-15 मिनट कुछ अच्छी चीज़ें पढ़ लेना है और उसका ध्यान करना है, उस पर चिंतन मनन करना है, सत्संग में भाग लेना है, अच्छे विचार से मन को पोषित करना है, कुविचार को दूर रखने के लिए नकारात्मकता से बचना है और दिन में कम से कम कुछ समय शांति में बिताएं ताकि आपका मन संतुलित और सकारात्मक रहे। आज हम लोग सत्संकल्प के 6 पॉइंट पढ़ें, आगे 6 पढ़ेंगे, आगे 6 पढ़ेंगे, और जब 3 सेशन में 6 कंप्लीट हो जाएगा तो उसके अगले सेशन में जो है फिर इनको 18 पॉइंट को एंड करते समय हम लोग रिपीट किया करेंगे। चलो इस तरीके से आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। एंड फिर से हम लोग नेक्स्ट सेशन एक बार फिर से मैं कंटिन्यू करता हूँ, और उसके बाद वापस से जो है, जो आप लोगों के लिए बोला था कि एक में कोई बच्चा कंटिन्यू करेगा, तो उसको हम लोग नेक्स्ट टू नेक्स्ट ऑनवर्ड्स जो है कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स टू ऑल, गुड नाइट। किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हो, अदरवाइज हम लोग यहाँ पे इसको एंड करेंगे। एनीवन वांट टू से समथिंग?